स्कैफोल्डिंग सेफ्टी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम स्कैफोल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें अपना वर्क एरिया डिफाइन करना होता है कि इस एरिया में हमें काम करना है। तो पहले हमें जाके एरिया को एनालाइज करना पड़ेगा कि उसका ग्राउंड कंडीशन कैसा है, फॉर्मनेस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें अपने वर्क एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे कि कैसा हमारा ग्राउंड लेवल है, कैसा हमारा क्लियरेंस है, कैसा कितना हाइट तक काम करना है, कितने इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सब सारा जरूरी है। उसके बाद आता है कि बैरिकेड द एरिया प्रॉपरली। पहले उस एरिया को बैरिकेडिंग टेप से या फिर बैरिकेडिंग वायर से, ऐसा कुछ ग्रिल्स टाइप का जो होगा उससे हम उसे बैरिकेड कर देंगे। बैरिकेड करने के बाद क्या करेंगे हम, उसको हम प्रॉपर साइनेज शो करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग इन प्रोग्रेस, ऐसा साइनेज शो करेंगे ताकि कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर ना आ जाए। हाँ, बैरिकेडिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट जहां तक गिर सकता है अराउंड 10 फीट के आसपास, उतना हमें बैरिकेड करना है एरिया को, ताकि कोई भी अंदर ना आ जाए काम के दौरान और उसके सर्वर पे कुछ गिर ना जाए। तो ऐसा साइन हमें शो करना है स्कैफोल्डिंग इन प्रोग्रेस करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो पार्ट्स हमारे पास हमने इंपोर्ट किया है, किसी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, तो सारे पार्ट्स के नंबर्स को काउंट करना है और साथ साथ हमें उसकी कंडीशन को देखना है। कोई खराब तो इक्विपमेंट नहीं है ना, और अगर खराब है तो हमें उसी समय अपने हायर अथॉरिटी को बताना है कि इसमें कुछ इक्विपमेंट्स खराब है, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें पार्ट्स को चेक करना है, उसको उन्हें काउंट करना है, डिलीवरी डॉक्यूमेंट से मैच करना है। काउंट करते समय ये नहीं कि याददाश्त से काउंट करना है, हमें सामने वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट रखना है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसिम्स 5, तो 5 को चेक करना है कि 5 है या नहीं है और 5 का कंडीशन क्या है। ठीक है, एक बार हमने जब सारे इक्विपमेंट्स को चेक कर लिए तो हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉर्नर्स को निकालेंगे। कॉर्नर्स कैसे निकालते हैं, ये जो मान लो इस हाइट पे हमें काम करना है तो हम एक स्टैंडर्ड को, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जो एक ट्यूब होता है स्टील का या एमएस का, और उस स्टील को इरेज करते हैं और यहाँ पे हमारा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या होता है समझो, एक तरह से एक ट्यूब है, ठीक है, और इसमें स्पिरिट हमने भरा, एक छोटा सा बबल भर दिया है। इस बबल को जब हम सेंटर में देखेंगे ना, यहाँ पे जब आ जाएगा ये बबल ऐसे, यहाँ पे जब ये बबल आ जाएगा सेंटर में एग्जैक्टली, तो हम बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है। वैसे ही वर्टिकल में क्या करते हैं हम, एक बबल ऐसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल रॉड है, ये रॉड ऐसे वर्टिकल है, इसमें हमने एक छोटा सा बबल स्टोर किया। जब बबल सेंटर में आ जाएगा यानी कि ये लाइन स्ट्रेट है। क्लियर है, तो उस तरह से स्पिरिट लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और इस स्टैंडर्ड को रेज करके ये निकालते हैं कि स्टैंडर्ड वर्टिकल है या नहीं है। और वर्टिकल निकाल के हमें बॉटम कॉर्नर निकालना चाहते हैं। क्यों बॉटम कॉर्नर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में बेस प्लेट या सोल प्लेट कहाँ पे होगा, बेस प्लेट का लोकेशन निकालने के लिए कि बेस प्लेट हमारा कहाँ पे होगा, पहला बेस प्लेट या सोल प्लेट हमारा कहाँ पे होगा, इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हम कॉर्नर को फाइंड करते हैं। इस तरह से रेज करके हम कॉर्नर को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे काम करना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसके अंदर आकर के हम यहाँ पे कहीं पे बेस प्लेट इंस्टॉल कर दें, नहीं। तो उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम इस तरीके से पहले एक स्टैंडर्ड को रेज करते हैं और रेज करके स्पिरिट लेवल लगाते हैं यहाँ पे, और फिर हम निकालते हैं कि कहाँ हमारा बॉटम आएगा। क्लियर है, जब एक बार हमें वो कॉर्नर मिल गया तो हम क्या करते हैं कि रफली सारा जो हमारा पोजीशन है सोल प्लेट का, उसके अकॉर्डिंग हम इंश्योर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये सोल प्लेट आदमी हाथ में लेके जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक बार जब हमारा सोल प्लेट लेके जाने लगा, बेस प्लेट लेके जाने लगा, तो फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, ग्राउंड को एक्सकेवेट करते हैं। क्यों एक्सकेवेट करते, जैसे हमने ये बेस प्लेट रखा, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड ऐसा था, मान लो यहाँ पे ग्राउंड ऐसा है, ऐसे 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 ग्राउंड है और ऐसा है। अब बोल, ग्राउंड ऐसे फॉर्म है, यहाँ पे गड्ढा है बीच में और इधर साइड में उठा हुआ है, तो बेस प्लेट तो हमारा ऐसा हो जाएगा, आई मीन सोल प्लेट तो हमारा ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सकेवेट करेंगे, एक्सकेवेट करके प्लेन कर देंगे। मतलब जब भी हमें बेस प्लेट रखना हो या सोल प्लेट रखना हो तो हमें इस तरह से एक्सकेवेट करना है ताकि ये एक फर्म ग्राउंड पे, नीचे वाला जो हमारा जमीन हो वो स्ट्रेट हो, ताकि उसे उसके वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके ग्राउंड तक। क्लियर है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम बेस प्लेट को रखेंगे और सोल प्लेट को रखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये सोल प्लेट है हमारा, ये वुड का होता है और ये ग्राउंड के डायरेक्ट टच में होता है। ये हमारा बेस प्लेट है
और बेस प्लेट में एक अटैचमेंट होता है, इसे बोलते हैं जैक। ये जैक क्यों होता है? हम इसे स्क्रू जैक होता है, इसे घुमा के हम ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लिया हमारा कभी यहाँ पे ऊपर हमें अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करना होगा, तो हम इसके अटैचमेंट से कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे और हम स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हैं। तो एक तरह से जैक है हमारा। क्लियर है? जैसे आपने व्हीकल को उठाया हुआ, कभी एक कार वार को उठाने के लिए जैक का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम, स्क्रू जैक का। ओके, अब जो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द बेस प्लेट शुड बी एडजस्टेड टू कंपनसेट द अनइवन ग्राउंड। मान लिया कि अनइवन ग्राउंड, जैसे हमें तो इतना बड़ा निकालना है, मान लो यहाँ पर ये जो हमारा बे का साइज है वो इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर हाइट थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे हाइट थोड़ा कम है, तो ये जो बेस प्लेट होगा इसमें जो स्क्रू जैक है इसकी मदद से हम दोनों का हाइट सेम कर सकते हैं। तो इसीलिए उस अनइवन ग्राउंड को मैनेज करने के लिए हम लोग को बेस प्लेट का एडजस्टमेंट जो है उससे कॉम्पनसेट करते हैं। कॉम्पनसेट का मतलब इस स्क्रू जैक को रोटेट करके हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और फिर दोनों का हाइट सेम हो जाता है। क्लियर है? ओके, एक बार जब इतना सब कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं, ये हमारा है स्टैंडर्ड और ये है हमारा बेस प्लेट का जैक। इन दोनों को हम एक दूसरे में इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उन्हें लिफ्ट करेंगे, ऐसे लिफ्ट कर देंगे। लिफ्ट जब हम कर देंगे खड़ा स्ट्रेट, अब समझो कैसा है, ये है स्टैंडर्ड, इसके अंदर हमारा घुस गया बेस प्लेट का जैक और यहाँ पे हमने टाइट स्क्रू कर दिया, ये नीचे है और ये हमारा बेस प्लेट हो गया, ठीक है। अब इससे भी नीचे हमारा सोल प्लेट है जो कि वुडन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा है सोल प्लेट, ये हमारा है बेस प्लेट, ये हमारा स्क्रू जैक है। यहाँ पे अगर छोटा सा देखे तो जूम करके दिखा सकता हूँ मैं थोड़ा सा, आई मीन सॉरी, जूम नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो ये हमारा स्क्रू जैक है, क्लियर है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये है हमारा, आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, चलो येलो लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब क्लियर है। तो ये हमारा स्क्रू जैक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये है हमारा ट्रांसम। तो एक बार जब दो स्टैंडर्ड को ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसम को इंस्टॉल करते हैं, और ट्रांसम एक वेज होता है जिसे हम हैमर करके और दोनों को फिक्स कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी हम। देखो, ये है वेज, ये है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, ये है हमारा ट्रांसम और ये हमारा वेज। इसको दोनों को इंसर्ट करते हैं और वेज से लॉक कर देते हैं। क्लियर है? वेज इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है वेज। एक स्लोप मिलता है इसको ताकि नीचे जाते जाते टाइट हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह से हम दोनों को फिक्स करेंगे, स्टैंडर्ड और ट्रांसम को। एक बार जब स्टैंडर्ड और ट्रांसम को फिक्स कर दिया तो हम फिर लेजर्स को फिक्स करते हैं। लेजर्स किसको बोलते हैं? लेजर्स जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो ये भी ट्यूब का बना हुआ होता है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड होता है। क्लियर है? लेकिन इसे हम जब हॉरिजॉन्टली लेआउट करते हैं और इसमें फिक्स करते हैं, फिक्सर्स लगा रहता है, तो हम इसे बोलते हैं लेजर्स। क्लियर है? तो जो साइड में होता है उसे बोलते हैं ट्रांसम और ये एंगल का बना हुआ होता है, ये ट्यूब का बना होता है, इसे बोलते हैं हम लेजर्स। ठीक है? क्लियर है? ओके। एक बार जब हमने सबको फिक्स कर दिया, अब हम चेक करेंगे स्पिरिट लेवल से कि लेवल्ड है या नहीं है। अब बे क्या होता है? बे होता है जैसे अब हमने ये अगर हमने ये बे बनाया, बे यही होता है, मतलब एक हमारा पूरा जो स्कैफोल्ड होता है, एक स्क्वायर स्कैफोल्ड, उसे हम बोलते हैं बे। क्लियर है? तो हम पहले ये देखेंगे कि स्पिरिट लेवल से सारे जगह पे लगा कर क्या ये स्ट्रेट है या नहीं है, सारा हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, वर्टिकल वाला वर्टिकल है या नहीं है। यानी कि हम ट्रांसम्स को चेक करेंगे और प्लस में हम चेक करेंगे लेजर्स को कि ट्रांसम्स और लेजर्स जो है वो लेवल्ड है या नहीं है। और अगर लेवल्ड नहीं है इन केस कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, ये स्पिरिट लेवल दिखा रहा है, देखो ऐसा होता है स्पिरिट लेवल, और ये सेंटर में इसका बबल है। क्लियर है? अगर सेंटर में नहीं होगा तो हम थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर मान लो कि किसी केस में ये सेंटर पे नहीं आ रहा है,
स्पिरिट लेवल हमने लगाया और यहाँ सेंटर पे नहीं आ रहा है, तो हम बेस प्लेट को थोड़ा रोटेट करेंगे और रोटेट करके इसको ऊपर नीचे करेंगे और अकॉर्डिंगली हम इसको सेंटर में लेके आएंगे ताकि ये दोनों लेवल्ड हो जाए। अब एक बार लेवल्ड हो गया तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्लियरेंस की, दीवार से क्लियरेंस कितना मिल रहा है हमें, जितना रिक्वायर्ड है उतना है या नहीं है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर दिख रहा है एक इसने लीवर लगाया है, ये लेजर एक्चुअली में उसी को लीवर की तरह इस्तेमाल करके और उसको थोड़ा आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। तो मूव द बे इफ रिक्वायर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड्स और लीवर्स। अगर मान लो कि डिस्टेंस कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमने डिस्टेंस को एडजस्ट कर लिया, ये आदमी लीवर से उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं आप, ऐसे एडजस्ट करना है। एक बार जब एडजस्ट कर लिया तो हमें चेक करना है स्क्वायरनेस ऑफ द बे, कि बे जो है हमारा वो स्क्वायर है या नहीं है। अब स्क्वायर है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे डायगोनल का डिस्टेंस। अगर डायगोनल का डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू d2 आ रहा है तो जो हमारा बे है वो लेवल्ड है। थोड़ा कलर चेंज कर लूं मैं, चलो ये ले लेते हैं। तो लेवल्ड है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम डायगोनल को चेक करेंगे तो हम इनर जो पार्ट होगा ना, ये जैसे ट्रांसफॉर्म का क्या, ये स्टैंडर्ड का इनर पार्ट है, यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करेंगे, ये नहीं कि आउटर पार्ट तक चेक करेंगे, इनर पार्ट तक का डिस्टेंस चेक करेंगे। इनर टू इनर डिस्टेंस, यानी मान लो कि ये पोल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है और दूसरा स्टैंडर्ड ये है डायगोनल में, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करेंगे। क्लियर है, ओके। अब हम उसके बाद प्लैंक्स लगा देंगे। एक दूसरा तरीका है, मान लो कि हमें स्क्वायरनेस चेक करना है, तो स्क्वायरनेस चेक करने के लिए पहले तो हम डिस्टेंस निकालते थे, d1 और d2 को इक्वेट कर देंगे, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ, हम प्लैंक्स लगा देंगे और प्लैंक्स लगा के देखेंगे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे कितना स्पेस बाकी है, स्पेस है भी या नहीं है। जैसे कि ऐसे देखेंगे, देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है कुछ, अगर स्पेस दिख रहा है तो हम उसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। क्लियर है, ओके। जब एक बार नीचे का सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम ऊपर बढ़ेंगे, अपर ट्रांजिशंस और अपर लेजर्स को हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमने नीचे इंस्टॉल किया था बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर भी इंस्टॉल करेंगे हम। क्लियर है, ओके। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट बे कंप्लीट हो गया। यही होता है बे, एक जो हमारा टोटल स्कैफोल्ड होता है ना, एक इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड को हम बोलते हैं बे। इंडिपेंडेंट दिख रहा है, इस पे हम जाके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक बे। तो फर्स्ट बे कंप्लीट हो गया और फर्स्ट बे कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम सारे जो क्योंकि जब काम शुरू होता है तो एक ही बे थोड़े ना होता है, एक बे हुआ, दूसरा बे हुआ, तीसरा बे हुआ, चौथा बे हुआ, तो उन सारे को हम सिमिलर फैशन में इंस्टॉल करते जाएंगे और इरेक्ट करते जाएंगे। इरेक्ट करने के बाद मान लो इरेक्ट करने के दौरान हमें कोई डैमेज कंपोनेंट मिल गया तो हम उसे अलग रख देंगे और तो अथॉरिटी को बता देंगे कि कुछ डैमेज कंपोनेंट आया है, हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये जो वेज है वो मुड़ा हुआ है, बेंट वेज है। देखो ये जो वेज है, वेज कैसा होता है, वेज होता है ऐसा। अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट ऐसा मुड़ गया है, हैमर करते करते ऐसे हो गया है, तो इसलिए ये डैमेज प्रोडक्ट है, तो इसको साइड रख देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें ऊपर काम करने के लिए हमें एक्सेस नहीं मिलता, तो उसके लिए हम एक एक्सेस बे बनाते हैं। एक्सेस बे क्या है, एक्सेस बे वो बे है जिसपे हम चढ़ करके जाएं और ऊपर काम करते रहें बाकी के बेज को बनाने के लिए। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 10 बे हैं, ठीक है, या मान लो 5 ही है, 1 2 3 4 5, तो हम छठा एक एक्सेस बे बनाएंगे। एक्सेस बे क्यों बनाएंगे, ताकि इनको इंस्टॉल करने में हमें आसानी हो। हमें ऊपर जाके इसको इंस्टॉल करना है ना, इसको बनाना है, तो इधर से चढ़ के जाएगा और यहाँ से चढ़ के इधर जाएगा और जाकर के आगे वाले बेस को बनाएगा वो, ताकि काम करने में आसानी हो, वापस आने जाने में आसानी हो। उसके लिए बनाते हैं एक्सेस बे, और एक्सेस बे में स्टेयरकेस का बहुत इस्तेमाल होता है। क्लियर है, ओके। अब होता है डायगोनल ब्रेसिंग या ट्रांसवर्स ब्रेसिंग बोलते हैं इसको। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग किस तरफ इंस्टॉल होता है, ये इंस्टॉल होता है अगर बे ऐसे देखा जाए तो, अगर बे का डायरेक्शन ऐसा है, सारे बेज इस तरफ से इंस्टॉल्ड है, ऐसे हैं, और स्क्वायरनेस ऐसा है, तो ट्रांसम्स इस तरफ इंस्टॉल होता है। याद रखो, ट्रांसम्स इस साइड में इंस्टॉल होता है, दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसम है, ट्रांसम के साइड इंस्टॉल होता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ये याद रखना, ट्रांसम्स के साइड इंस्टॉल होता है, ट्रांसम्स के साइड इंस्टॉल होता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। क्लियर है, आगे मैं बताऊंगा एक और ब्रेसिंग होता है डायगोनल ब्रेसिंग, हम करते हैं, दिखाऊंगा मैं। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि अगर हवा हवा चले तो डिस्टॉर्ट ना हो और ना ही स्वेइंग हो, ये झूला नहीं झूले, मतलब झूलने लगे ना लगे और किसी तरह से डिस्टॉर्शन ना हो इस बे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास है कि स्टेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक व्हीयर्स दिख रहा है ऐसा शेप, ये ट्रांसम्स में इंस्टॉल होना चाहिए, ये ट्रांसम्स में फंस जाना चाहिए ताकि ये गिरे नहीं और हिले नहीं। तो ये स्टेयरकेस पर केयरफुली डिजाइन करना, मतलब केयरफुली इंस्टॉल करना रहता है हमें ट्रांसम्स पे, ताकि मिस्टेक ना हो और आदमी गिरे ना, इस तरह से। और जो स्पेस बचा हुआ होगा उसमें हम लोग प्लैंक्स को रख देंगे, प्लैंक्स को फिल कर देंगे, ठीक है। अब हाँ, यहाँ तक हो गया। अब हमें रिटर्न को इंस्टॉल करना होता है। रिटर्न क्या होता है सो समझो। अभी बे का डायरेक्शन क्या था, मान लो बेस हम ऐसे बना रहे थे इस डायरेक्शन में, ठीक है, काम हमें ऊपर जाके इसी पर करना है। अब हमें मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में जाना है 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है मूवमेंट करना होगा और 90 डिग्री पर जाकर के एक बे बनाना है हमें, तो हम यूज करते हैं रिटर्न, उसे हम रिटर्न बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड्स को रेज करेंगे सिमिलर फैशन में। ये ट्रांसम हो गया हमारा, ये बेस प्लेट होगा हमारा, ये जैक हो गया हमारा, सेम फैशन में हम इंस्टॉल करेंगे और इन दोनों को ब्रेसिंग से अटैच कर देंगे। ये हमारा मेन है, मेन इसका फॉल्ट है, और ये हमारा रिटर्न है। क्लियर है। अब देखते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से ये ब्रेसिंग दिख रहा है, इंस्टॉल कर देंगे, ब्रेसिंग से इंस्टॉल करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब डालेंगे और दोनों को टाइट कर देंगे। तो कैसे मेन रन को और रिटर्न को कैसे कनेक्ट करते हैं, यूजिंग ट्यूब स्कैफोल्ड और राइट एंगल्ड कपलर्स, इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड कपलर्स, ठीक है। देखो ये है राइट एंगल कपलर्स, दिख रहा है। इधर से एक जो कपलिंग है वो ऐसा है और दूसरा कपलिंग कैसा है, इधर से राइट एंगल आकर के ऐसा है, मतलब ये इधर वाले पाइप में होगा और ये इधर वाले पाइप में होगा, दिख रहा है। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा जो है वो वर्टिकल है, दिख रहा है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है। तो इस तरह से राइट एंगल कपलिंग का इस्तेमाल करके हम लोग दोनों को ब्रेसिंग कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्रेसिंग किया और यहाँ पे ब्रेसिंग किया, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड स्पैनर, जिससे टाइट करता है। और यहाँ पे दिख रहा होगा एक लेनियार्ड इस्तेमाल करते हैं हम, लेनियार्ड। ये लेनियार्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम हाइट पे काम करें तो गलती से स्पैनर गिर के किसी को लग न जाए, तो इसलिए हम लेनियार्ड से अटैच रखते हैं स्पैनर को। जब भी हाइट पे काम करें तो जो स्पैनर वगैरह होते हैं उसे लेनियार्ड से अटैच रखें सेफ्टी पर्पस के लिए। अब जब यहाँ पे दिख रहा है ये रिटर्न है, ये वाला हमारा रिटर्न है और ये हमारा मेन रन है, यानी मेन स्कैफोल्ड है, ठीक है। इन दोनों को हमने अटैच किया। अब ये जो ट्यूब स्कैफोल्ड है ये इनसाइड में झूलना चाहिए। अब आउटसाइड में क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आते जाते आदमी को चोट न लग जाए। क्लियर है, इसलिए ये वाला पार्ट इनसाइड में होना चाहिए। ओके, ये भी एक तरह से अटैचमेंट ही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो डायगोनल ब्रेसिंग को रोकता है, मतलब जो रिटर्न है उसे हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं, दूसरे दूसरे तरीके हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। मैंने कुछ देर पहले बताया था ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग किधर इंस्टॉल होता है, ये इंस्टॉल होता है ट्रांसम के साइड, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये इंस्टॉल होता है लेजर्स के साइड, याद रखना है ये। और जो लॉन्गिट्यूडनल इंस्टॉल होता है वो हर चौथे बे पे इंस्टॉल होता है। जैसे यहाँ पे एक इंस्टॉल हुआ, उसके बाद ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सीधा यहाँ इंस्टॉल करो, दिख रहा है। तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग, और इधर वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। दिख रहा है, ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स, और जो फेसिंग साइड में होगा वो होता है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग हर चार पे होता है। तीन को छोड़ पहले पे इंस्टॉल करो, फिर तीन को छोड़ दो, फिर चौथे पे इंस्टॉल करो, फिर एक दो तीन को छोड़ो, फिर चौथे पे इंस्टॉल करो। इस तरह से होता है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। ओके, अब उसके बाद है, जब क्या होता है, जब हम एक बार यहाँ पे फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे सेकंड प्लेटफॉर्म है, आई मीन यहाँ पे फर्स्ट आदमी जब यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया, फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये कुछ लिफ्टिंग करता है। जब लिफ्टिंग कर रहा हो तो इसके बैक स्ट्रेट हो। क्या है, अगर ये बेंट होगा ऐसे और ऐसे पकड़ पकड़ के उठाएगा, जैसे मान लो ये, अगर मैं तो उतना फिगर नहीं अच्छा बना सकता, पर ये समझो कि अगर ये झुक के काम करेगा तो इसका जो बैक होगा वो इस तरह से बेंट हो जाएगा। जब इसका बैक बेंट होगा तो इस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है इससे बैक पेन हो या बैक इंजुरी हो जाए। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसका बैक स्ट्रेट होना चाहिए कोई भी सामान को लिफ्ट करते टाइम। ओके, उसके बाद हम टेम्पररी ट्रांसम्स और लेजर्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो गार्डल्स की तरह काम करे हाइट पे। जैसे ये देखो, ये ट्रांसम्स है, इधर साइड में लेजर्स इंस्टॉल करेगा ताकि वो ऊपर में काम करने में गिर ना जाए गलती से। नीचे वो प्लैंक्स भी इंस्टॉल करेगा टेम्पररी प्लेटफॉर्म की तरह काम करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं हम चाहे तो ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमारा स्टेयर्स कहाँ है, एक्सेस बे में इंस्टॉल्ड है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद
हम हैंडल्स लगाएंगे स्टेयर्स में। हैंडल्स कैसे लगता है देख सकते हैं, ये हैंडरेल है, जैसे हम हाथ से पकड़ के ऊपर जाते हैं ना, वैसे इसे पकड़ के हम ऊपर जा सकते हैं। क्लियर है? तो हैंडल को हम यहाँ पे बोल्टिंग कर देते हैं ताकि आदमी गिरे नहीं और आराम से चढ़ के उतर सके। क्लियर है? अब मान लो कि हाइट बढ़ रहा है, फर्स्ट वे बनाया, सेकंड वे बनाया, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे जा रहा है ऊपर। अब यहाँ तक हमें सामान को लिफ्ट करना है, तब तो हाथ से लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रोप का इस्तेमाल करेंगे और रोप से नॉट्स बांध करके ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब जब सारा कुछ हो जाएगा, टॉप फ्लोर तक हम पहुंच गए, जहां हमें काम करना है उस हाइट तक हम पहुंच चुके हैं और हमारा ये प्लैंक्स इंस्टॉल्ड है हमारा, तो हम इसमें मिडरेल्स और गार्डर्स लगाएंगे। अब मिडरेल जो होता है वो 0.5 मीटर हाइट पे होता है, ये ध्यान रहे, और जो गार्डरेल होता है वो 1 मीटर पे होता है। क्लियर है? 0.5 मीटर और 1 मीटर पे होता है मिडरेल्स और गार्डर्स। अब मिडरेल कहाँ, ये है हमारा मिडरेल। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर व्हाइट ले लेता हूँ। चलो, ये हमारा मिडरेल है, येलो ले लेता हूँ। ये हमारा मिडरेल है और ये हमारा गार्ड रेल है ऊपर वाला। ये जो हाइट है यहां से ये 0.5 मीटर होगा और ये जो हाइट है ये वाला, ये गार्ड रेल का, वो 1 मीटर होगा। ठीक है? इन दोनों को रेज कर लेंगे। अब इन दोनों को रेज करने के बाद हम टो बोर्ड्स लगाएंगे जो 200 मिलीमीटर का होता है, यानी कि 0.2 मीटर का होता है। ये 20 मिलीमीटर होता है, 200 मिलीमीटर होता है, ये 500 मिलीमीटर होता है और ये 1000 मिलीमीटर होता है। इसे बोलते हैं टो बोर्ड। टो बोर्ड क्यों बोलते हैं? ताकि पैर से लग के गलती से कुछ गिर ना जाए, अंगूठे से लग के कुछ गिर ना जाए। अंगूठा टो मीन्स अंगूठा टो बोर्ड, उसे रोकने के लिए। तो ये हाइट है इन तीनों का, इसको बोलते हैं आधा मीटर का ये होता है, ये 200 मिलीमीटर का होता है, ये 1 मीटर का होता है हाइट, और ये टो बोर्ड इंस्टॉल होता है चारों तरफ। तो उन सबको इंस्टॉल करेंगे। अब टो बोर्ड जब इंस्टॉल करेंगे तो उससे हम इससे किसी कपलिंग की मदद से या तार की मदद से बांध देंगे। किससे? स्टैंडर्ड से। इससे हम स्टैंडर्ड से हमारे टो बोर्ड को बांध देंगे। क्लियर है? ताकि वो अटैच्ड रहे, गिरे नहीं। उसके बाद हमें चढ़ने के लिए अगर ये दिखे कि हाइट ज्यादा है, अगर ये हाइट ज्यादा है तो हम बीच में स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप इंस्टॉल करने के लिए हम दो जो हमारा लेजर्स होता है, ये ट्यूबुलर्स होता है, जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स होते हैं, उसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम एक वुडन प्लैंक रख देंगे। क्लियर है? ताकि हमको चढ़ के उस पर स्टेप की तरफ फॉर्म हो और जाने में आसानी हो। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चेक चेक कपलिंग्स है। चेक कपलिंग्स क्या करता है, ताकि वुडन जो प्लैंक है ये इधर गिर ना जाए, तो चेक कपलिंग्स उसे गिरने से रोकता है और हम आराम से इस पर स्टेप रख के नीचे उतर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब हॉप अप ब्रैकेट्स क्या है? मान लो कि हमने ऐसे लिफ्ट कर दिया, लेकिन काम हमें अंदर जाके कुछ करना है, यहाँ पे करना है। जैसे ये इसका फोल्डिंग है और काम हमें अंदर जाके करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मटेरियल और गार्डल को हटाते हैं और हम हॉप अप ब्रैकेट लगा करके नीचे यहाँ पर हम प्लैंक्स लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं सो देखो, ये है हॉप अप ब्रैकेट। ये क्या करते हैं, इस तरह से इंस्टॉल कर, जैसे हमारा ट्रांसम था वैसा ही ये एंगुलर होता है, इंस्टॉल कर देते हैं। और हॉप अप ब्रैकेट दोनों तरफ इंस्टॉल करने के बाद हम टाई बार लगा देते हैं। टाई बार बोलते हैं इसे, ये है हॉप अप ब्रैकेट, इस तरह से इंस्टॉल होगा और इस पर हम टाई बार लगा देते हैं, ये है टाई बार, और इस पर हम प्लैंक्स रख देंगे और प्लैंक्स रख के हम काम कर सकते हैं आसानी से। एक बार जब ये सब कुछ हो गया तो फाइनली स्कैफोल्डिंग हमारा बन जाता है। क्लियर है? एक बार जब फाइनल स्कैफोल्डिंग बन जाएगा तो हम उसे चेक करेंगे, और चेक करने के लिए जो आदमी आएगा वो होगा एक आउटसाइडर। आउटसाइडर कहने का मतलब क्या, कि वो इस स्कैफोल्डिंग में शामिल नहीं था। ये एक एक्सपर्ट होगा, ये एक एक्सपर्ट होगा जिसके पास स्कैफोल्डिंग की काफी नॉलेज होगी और इसके पास लाइसेंस भी होगा स्कैफोल्डिंग का। ये आके इसे इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट करके सर्टिफाई करेगा। अब बताओ कि तीसरा आदमी क्यों इंस्पेक्ट करे? क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ऑलरेडी जो चीजें हमें लगता है कि सब कुछ सही से हो, सही से ही करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो छूट जाएंगी ना, वो हमें नजर नहीं आएंगी। पर कोई और आके अगर उसे चेक करेगा तो वो चीजों को भी ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि वो तो इसमें था ही नहीं, तो हर एक चीज को देखेगा। जब वो हर एक चीज को देखेगा तो वो बोलेगा हाँ टिक करेगा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो इसीलिए एक थर्ड पर्सन होना चाहिए जो इस स्कैफोल्डिंग में कहीं पार्टिसिपेटेड नहीं किया हो, वो आकर के इसे सर्टिफाई करना चाहिए। और एक बार सर्टिफाई करने के बाद वो एक टैग लगा देगा ऐसे, जो विजुअल लोकेशन पे हो कि हाँ आप इस स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और फाइनली इस पर जो मजदूर लोग हैं वो जाके काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।